मंजू और सुरेश दोनों अपने बेटे टीटू और रिंकी के साथ गोलमाल कॉलोनी में रहते हैं। मंजू और सुरेश दोनों बहुत ही दिलदार होते हैं और सबकी बहुत मदद करते हैं। अरे मंजू बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। इनकी नौकरी भी छूट गई है, घर कैसे चलेगा इस महीने? इन्हें लोन भी नहीं मिल पा रहा है। विमला बहन, आप बेफिक्र रहिए, 1 मिनट। मंजू उठकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी में रखे कुछ पैसे निकाल कर विमला को दे देती है। ये लो विमला बहन, ये पैसे रख लो। लेकिन मंजू बहन, इन पैसों की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तुमसे कोई मदद थोड़ी मांगी थी, मैंने तो केवल अपना दुखड़ा सुनाया है तुम्हें। कोई बात नहीं, मेरे पास साइड में रखे हुए थे। अब मुसीबत भरे समय में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? क्यों विमला बहन, सही कहा ना मैंने? हाँ मंजू बहन, बिल्कुल सही कहा। तुम जैसे पड़ोसी हर किसी को मिलने चाहिए। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अरे धन्यवाद। मैं तो मेरे पास पैसे आते ही तुम्हें लौटा दूंगी, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तुम्हारे पास आए तब दे देना। विमला मंजू से पैसे लेकर चली जाती है। फिर एक रात जब सुरेश काम से घर लौट रहा होता है, तभी वो मोहल्ले में उसके पड़ोसी पोपटलाल को उदास होकर घर जाते हुए देखता है। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो आज? क्या बात है? सुरेश भाई, आज फिर से भोजनालय बंद हो गया। मुझे खाना लेना था, लेकिन आज भी मैं वहाँ देर से ही पहुँचा। अब फिर से भूखा सोना पड़ेगा मुझे। अरे रे, क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। आप सबकी घरवाली है, लेकिन राम जाने मेरी घरवाली कब आएगी और मुझे रोजाना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर देगी, या फिर मैं जीवन भर बस यूं ही कुंवारा रह जाऊंगा। अरे पोपटलाल, ऐसे मत बोलो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें एक सुंदर लड़की भी मिल जाएगी, देखना तुम। आपके मुंह में घी शक्कर सुरेश भाई। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें? चलो मेरे घर चलो, और अब से तुम मेरे घर पर खाना खाओगे। क्या? अरे नहीं नहीं सुरेश भाई, क्यों मंजू भाभी को खाम खाम मेरे कारण दिक्कत दे रहे हो? आप खाओ मजे से। नहीं पोपटलाल, चलो मेरे साथ। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना? हाँ भाई, वो तो मानता हूँ। तो फिर चलो ठीक है सुरेश भाई, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं चलता हूँ आपके साथ। पोपटलाल सुरेश के साथ उसके घर पर जाता है और मंजू उन सबको स्वादिष्ट खाना परोसती है, जिसे खाकर पोपटलाल बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है मंजू भाभी, आपके हाथ में तो जादू ही है। आज जीवन में पहली बार माँ के हाथ के खाने के बाद किसी के हाथ का खाना मुझे इतना पसंद आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, मंजू बहन। धन्यवाद मत कहिए, आप मेरे छोटे भाई जैसे ही हो पोपटलाल भाई। हाँ मंजू बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही मंजू और सुरेश को सबकी मदद करते देख उनके बच्चे टीटू और रिंकी को भी बहुत अच्छा लगता है। माँ, पापा, आप दोनों कितने अच्छे हैं। बड़े होकर हम दोनों भी आपकी तरह ही बनेंगे। आप दोनों निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हैं, ये देख हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, बड़े होकर कभी किसी के लिए मन में ईर्ष्या मत रखना और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई नहीं है बच्चों। जी पापा। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद जब अचानक से मंजू और सुरेश दोनों दूर किसी रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, तभी वहां से आते समय सुरेश की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनकी गाड़ी खाई में जा गिरती है, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। 2 दिन बाद उनकी लाश पाई जाती है और अपने माता पिता की मौत के बाद अब रिंकी और टीटू पूरी तरह से टूट जाते हैं। क्यों चले गए आप हम दोनों को छोड़कर माँ पापा? आप दोनों के सिवाय हमारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अब आपके जाने के बाद मैं और रिंकी कैसे जिएंगे? दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। उन दोनों का कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके पास वो दोनों जा सके, जिसे मोहल्ले को मंजू और सुरेश ने हमेशा अपने परिवार की तरह माना और सबकी मदद की। उनकी मौत के बाद उनके बच्चों को सांत्वना देने के लिए तक कोई नहीं आता है।
रिंकी, मुझे भूख लगी है। टीटू, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब हमें विमला काकी के पास जाकर ही खाना मांगना होगा। रिंकू और टीटू विमला के पास जाते हैं। विमला काकी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है अंदर आने की। यहाँ से ही बताओ क्या काम है। काकी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए ना। क्या? अरे यहाँ क्या भंडारा लगा है क्या, जो मुफ्त में खाना मांगने आ गए हो तुम दोनों? चलो निकलो यहाँ से और मंदिर में जाकर खाने की भीख मांगो, यहाँ मुंह उठाकर मत आया करो। लेकिन काकी मेरी बात तो सुनिए। रिंकी आगे कुछ बोलती उसके पहले ही विमला उसके मुंह पर दरवाजा लगा लेती है। रिंकी और टीटू की कोई मदद नहीं करता और उन दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और सब किराए के पैसे ना देने के कारण घर मालिक आकर टीटू और रिंकी को घर से बाहर निकाल देता है और साथ ही उन्हें अब स्कूल में भी फीस ना भरने के कारण निकाल दिया जाता है। वो पूरे मोहल्ले में मदद मांगते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आता। इसीलिए अब रिंकी और टीटू सड़क पर ही रहते हैं। रिंकी, हमारे माँ पापा ने सबकी इतनी मदद की लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। कैसे लोग होते हैं ना। कोई बात नहीं टीटू, उनके कर्म उनके पास, हम उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी हमें इस स्थिति में भी हार नहीं मानना है। याद है ना माँ पापा क्या कहते थे, जीवन में जो व्यक्ति मुसीबत भरे समय में भी हंसकर मुसीबत का सामना करेगा ना, वही जीवन जीत जाएगा। हाँ रिंकी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ना हमारा कोई रहने का ठिकाना है ना खाने का। हम काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। काम? लेकिन कौन देगा हमें काम? ढूंढने पर काम मिल ही जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा टीटू और रिंकी दोनों अब काम की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ढूंढने के बाद भी काम नहीं मिल पाता है। अब तो बारिश के मौसम में सड़क पर रहना भी उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। हे भगवान, इतनी भीषण बारिश में हम दोनों कहाँ जाएंगे अब? मंदिर के पुजारी जी तो हम दोनों को मंदिर में रुकने ही नहीं देंगे। वो हमें खाना देते समय भी बहुत ताने देते रहते हैं कि हमारा हुलिया खराब है, हम भिखारी हैं, ये सब। हाँ टीटू, मैंने जंगल के रास्ते में एक झोंपड़ी देखी थी, अब हम वहीं पर जाते हैं और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। बारिश से बचते हुए वो दोनों जंगल में उस झोंपड़ी में जाकर रहते हैं, लेकिन रात में अचानक से टीटू को शेर की दहाड़ सुनाई देती है और वो झट से उठता है तो उनके सामने एक शेर आया होता है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। शेर उनके आगे आने ही वाला होता है कि तभी रिंकी शेर के सामने बड़े बड़े बाम्बू की लकड़ियां डाल देती है, जिस कारण शेर फंस जाता है और वो दोनों फटाफट वहां से भागकर चले जाते हैं। पूरी रात उन्हें सड़क पर भीगते हुए बितानी पड़ती है, जिस कारण अगले दिन टीटू को तेज बुखार आ जाता है। हे भगवान, टीटू, तेरा पूरा बदन तप रहा है। रिंकी टीटू को अस्पताल ले जाती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। कितनी निर्दयी दुनिया है ये सच में। वो दोनों अब बाजार से गुजर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो देखते हैं हर तरफ झंडा, तिरंगा का बैंड और अन्य वस्तुएं बेचे जा रहे हैं। लगता है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, इसीलिए ये झंडा बेचा जा रहा है। मैं भी बेचूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे ये अपने हाथ से बनाना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं स्कूल में बनाया करती थी। रिंकी लोगों के जूते साफ करके पैसे कमाती है और झंडा बनाने का सामान खरीद कर लाती है और झंडे बनाकर बेचने लगती है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ले लो, झंडा ले लो, बड़ा वाला 30 रुपए, छोटा वाला 10 रुपए। मुझे आज ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि मैं टीटू के लिए दवाई खरीद सकूं। ओ लड़की, मुझे ये 10-10 वाले 2 झंडे दे दो। हाँ काका जी, अभी देती हूँ। और मुझे ना एक बड़ा वाला देना। पूरे बाजार में जितने झंडे हैं उन सभी में से तुम्हारे झंडे काफी सुंदर है। धन्यवाद काकी जी, ये लीजिए। इस तरह रिंकी झंडे बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और वो अपने भाई के लिए दवाई और खाना भी ले पाती है।
फिर 15 अगस्त की सुबह वो एक मैदान के पास झंडा बेचने बैठ जाती है। उस मैदान में 15 अगस्त का समारोह हो रहा होता है। झंडा फहराया जाता है और सभी राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तभी रिंकी एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देख लेती है। हाँ, मैंने मैदान के कोने में एक आम के पेड़ के पास बॉम्ब प्लांट किया है। किसी भी वक्त वो बॉम्ब फट जाएगा और हमारा बदला पूरा होगा। इस मैदान में वो सारे फौजी आए हैं जिन्होंने हमारे साथियों को मारा था। अब ये भी मरेंगे और यहाँ मौजूद सभी लोग भी। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं एक आतंकवादी हूँ। मैं भी एकदम मामूली कपड़े पहनकर आया हूँ। क्या इसका मतलब ये एक आतंकवादी है? रिंकी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और इसीलिए वो सबसे पहले जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है और वहाँ मौजूद फौजियों को उस आतंकवादी के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो लोग उसे पकड़कर अपनी कैद में कर लेते हैं और इस तरह रिंकी को सम्मानित किया जाता है। रिंकी, आज तुम्हारे साहस के कारण हम सब जीवित हैं। ये तुम्हारी होशियारी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। क्या? रिंकी की आंखें भर आती है और अब वो उन 5 लाख का इनाम पाकर अपने भाई संग खुशी से रहने लगती है। इस तरह 15 अगस्त का पावन पर्व उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा से बदल देता है।